नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए एक जजमेंट के बारे में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। दरअसल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं लगाई गई जिनमें कहा गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी जजेस के लिए चाहे ट्रांसफ़र की कोई सिफारिश हो या फिर अपॉइंटमेंट की कोई सिफारिश हो, गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही और अपनी मर्जी से ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट कर दे रही है। मतलब अपॉइंटमेंट जो है वो उन्हीं सिफारिशों में से, लेकिन सबको नहीं कर रही है। उनमें से चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाल के अपॉइंटमेंट कर रही है जो सरकार के पक्ष में फैसले दे। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो मामला था यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, पूरी बातचीत देखी समझी और कुछ बातें प्रस्तुत की। तो देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है, दरअसल देश में हो क्या रहा है। इसके साथ साथ हम लोग यह भी नज़र डालेंगे कि कैसे जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं और उनको अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो किस प्रक्रिया का पालन उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले एक प्रश्न जो आपको देखना चाहिए, यह एक सरल सा प्रश्न है आप लोग के सामने। तो जल्दी से अगर आप जानते हैं हर एक चीज़ तो आंसर अपना बस कमेंट करना है। एक सरल सा प्रश्न है ये। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सभी बातों को। तो देखिए, जो याचिका लगाई गई उसमें कहा गया कि भाई सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जो कॉलेजियम की सिफारिश है उसके साथ जानबूझकर छेड़छाड़ कर रही है, देरी कर रही है और उनमें से कुछ खास लोगों की अपॉइंटमेंट कर दे रही है जिसके लिए उन्हें लगता है कि यह हमारे पक्ष में रहेंगे या जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, अब यह जो पूरा मामला था याचिकाओं का, यह देखा गया न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जी के द्वारा। इन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इन्होंने बताया साफ साफ कि देखिए सरकार कर क्या रही है। सरकार एक चयनात्मक रवैया अपना रही है। हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए नियुक्तियों के लिए और ट्रांसफर्स के लिए एक लिस्ट भेज दी। अब जनरली बहुत ही कम होता है कि कभी एक व्यक्ति के लिए कोई काम किया जाए। जब कभी भी लिस्ट भेजी जाती है तो 5 लोग, 7 लोग, 11 लोग, इस तरह से होता है एक ग्रुप। ठीक, अब क्या हुआ कि इन्होंने भेजा, तो इनको भेजने के बाद फिर जब उन्होंने जांच की, अब इस याचिका के बाद तो पता लगा कि सरकार ने चयनात्मक रवैया अपनाया है और नियुक्ति करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए वरिष्ठता के नियम के साथ छेड़छाड़ कर ली। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वरिष्ठता के नियम के आधार पर चलता है। जो सीनियर है उसको प्रायोरिटी दी जाती है हर काम के अंदर, क्योंकि माना जाता है कि आप एक कानूनी विशेषज्ञ हैं, आपने एक अच्छा समय बिता लिया है, लंबा एक्सपीरियंस है आपको, तो उसको वरीयता दी जाती है। पहले वही बनेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस, फिर ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा है कि देखिए आप ना वरिष्ठता के नियम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जुडिशरी से एक तरह का खिलवाड़ ही हो रहा है। चलिए, इसके साथ साथ हमें देखने में क्या मिला कि कॉलेजियम की तरफ से ही कुछ बातें पहुंची न्यायालय के पास में और न्यायालय ने बताया कि बीते दिनों 11 नाम रिकमेंड किए गए थे ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, सरकार को मेन काम क्या होता है कि प्रपोजल जो होता है ये कॉलेजियम ही करता है। अब कॉलेजियम क्या होता है, एक ग्रुप होता है और यह ग्रुप अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जब अगर आप चाहते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें तो लोग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहेंगे कि हाई कोर्ट से लोगों को प्रमोट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो कुछ लोग अलग होंगे। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर कॉलेजियम चलता है। जनरली देखते हैं कि सीजेआई रहते ही हैं उसमें, अगर सीजेआई की नियुक्ति की बात नहीं है तो। ठीक है, तो बताया गया कि पहले इन्होंने कहा 11 नाम भेजे, इन्होंने 11 नाम भेजते हुए कहा कि ठीक है इनको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखा गया कि सिर्फ 5 को ही ट्रांसफ़र किया गया। 6 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं अपने ट्रांसफ़र का कि उनको यहाँ से चेंज किया जाएगा। इसके अलावा यह भी पता लगता है कि भाई उच्च न्यायालयों के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए कुछ न्यायाधीशों के नाम भेजे गए थे। तो बताए गए हैं कि उनमें से 8 जो नाम हैं वो अभी भी सरकार के पास लंबित हैं और सरकार उनको अप्रूव नहीं कर रहा। ऐसा माना जाता है कि सरकार रोक नहीं सकती और पूरी एक अच्छी खासी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कॉलेजियम से वह नाम भेजे जाते हैं और सरकार को उसका पालन करना होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेकिन सब कुछ लंबित है क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त नहीं कर पाए। उनके शपथ ग्रहण में अभी तक सब चीज़ें लटकी हुई हैं। तो इन सब का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सारा मामला आगे बढ़ गया। ठीक है, तो एक अच्छी खासी स्टेटमेंट फिर प्रेजेंट करी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। बताया कि चिंता का विषय क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या है और क्या क्या न्यायाधीशों को करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात आपके मन में यहाँ पर यह आई होगी कि
न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हो, लेकिन होती कैसे है? तो देखिए, आज हम समझते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो। अगर आप किसी खास राज्य से हैं, आपके राज्य में हाई कोर्ट है या जो भी हाई कोर्ट लगता है, आप उसका रेफरेंस मानते हुए ही समझिएगा। चलिए, अब क्या है कि जब कभी भी किसी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, तो प्रक्रिया जो शुरू होती है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से शुरू होती है। वर्तमान में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, नाम जो होगा वो यहाँ से निकलेगा। हालांकि यह भी जरूरी है कि उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाए। तो जो नाम इन्होंने बताया, उस नाम पे अपने राज्य के, यानी कि जिस भी राज्य का वह हाई कोर्ट है, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह ले ली कि आप बता दीजिए जी, आप चाहते हैं कि इन व्यक्तियों को बनाया जाए। हालांकि अगर हम सीनियरिटी देखें, अभी जो भी बेंच है हमारे पास में, जितने भी जजेस हैं उस हाई कोर्ट के अंदर, तो देखिए उन हाई कोर्ट में यह व्यक्ति सीनियर है। तो सीनियरिटी के आधार पर कायदा बनता है कि इनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, जो भी हाई कोर्ट है स्टेट का। तो उसके बाद जब राज्यपाल साहब देखेंगे मामला कि हाँ, सीनियरिटी का नियम ही फॉलो होता है और यही व्यक्ति जो है वह सीनियर है, बनाया जाना चाहिए, तो क्या हुआ कि यहां से नाम आने के बाद राज्यपाल साहब ने अप्रूव कर दिया। तो एक प्रॉपर जो लेटर होगा वह लेटर जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, सीनियरिटी का आपने फॉलो किया है, जो भी पैटर्न है। रीजन क्या है गवर्नमेंट के पास आने का, कि जो न्यायाधीश है ये मनमानी ना करे और अपनी मर्जी से नियुक्ति ना करे। गवर्नमेंट को सिर्फ देखना है कि सीनियरिटी का पालन हो रहा है और जो भी नियम कायदा है सब चीजें देखी गई, यानी कि राज्यपाल की भी सुनी गई है और उसके बाद ही नाम आया है। चलिए, इतना हो जाएगा तो राष्ट्रपति साहब को बोल दिया जाएगा कि ठीक है जी, आप इनका शपथ ग्रहण करवा दीजिए, जिसके बाद व्यक्ति अपने पद पर नियुक्त हो जाएगा, जो भी बन रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यह प्रक्रिया होती है चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट के अंदर। अब क्या होता है कि जब कभी भी मान लीजिए कि चीफ जस्टिस से अलग हम किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए उस स्थिति में मुख्य व्यक्ति जो होगा ना, वह अपने कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही हो जाएगा। तो प्रक्रिया जो रहती है वह मुख्य न्यायाधीश जो भी रहता है स्टेट के कोर्ट का, उससे शुरू हो जाती है। अब हाई कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश है प्रक्रिया शुरू कर देता है। राज्यपाल की सलाह लेनी भी जरूरी है, साथ साथ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। जब वह नाम तीनों स्तरों पे पास हो जाता है, तो फिर एक बार गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। तो गवर्नमेंट को बस इतना देखना कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, तो अप्रूव करने के बाद फिर राष्ट्रपति साहब को दोबारा बोला जाएगा कि ठीक है जी, इनको एज ए जज आप अपॉइंट कर दीजिए, इनको शपथ दिलवा दीजिए। तो इस प्रकार से होता है जजेस का अपॉइंटमेंट। अब जो पैटर्न है वो सिर्फ सीनियरिटी है खास तौर पर, और यही माना जाता है कि धीरे धीरे निचली अदालतों से सीनियरिटी के आधार पर आप ऊपरी अदालतों में जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये बात हो गई नियुक्ति की। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो देखिए पहले तो 2 हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली हाई कोर्ट से हम लोग भेज रहे हैं इलाहाबाद में हाई कोर्ट में, ठीक है, 2 जगह हो गई अलग अलग। अब दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट में और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है, दोनों की सलाह ली जाएगी कि हम चाहते हैं कि इत्यादि इत्यादि व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। आप तैयार हैं? ये कहेंगे जी ठीक है, भेज सकते हैं, व्यक्ति योग्य है, अच्छा है। इलाहाबाद वाले कहेंगे जी हाँ, इनके फैसले बहुत अच्छे रहे, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी ऐसे ही न्याय को बल दिया जाए और लोग न्याय की अपेक्षा करें और सबके साथ में यह व्यवस्था बनी रहे। ठीक, तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों का ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो भूमिका रहेगी वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की रहेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर अपने सुप्रीम कोर्ट के ही 4 और न्यायाधीशों से भी सुनेंगे बातचीत कि हाँ जी, आप बताइए, हम इत्यादि इत्यादि व्यक्ति को इत्यादि इत्यादि कोर्ट में भेजना चाहते हैं। तो एक तो हो गए भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से 4 और सीनियर न्यायाधीश, उसके बाद में हाई कोर्ट वाले 2 न्यायाधीश। तो हम देख रहे हैं कि लगभग पहले ही 7 लोग जुड़ चुके हैं प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया जाता है ट्रांसफर में। जब सब जगह पे अप्रूवल मिल जाता है, सब सहमति दर्ज कर देते हैं, तो फिर माना जाता है कि प्रक्रिया ठीक है, व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसी को ही कहते हैं कॉलेजियम, जहां पर अलग अलग जो हमारे जुडिशरी के लोग हैं, ये जो भूमिका निभा रहे हैं, यही एक इनका अपना कॉलेजियम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो आप क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखना, सिर्फ सीनियरिटी देखनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति सीनियर मोस्ट होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद में उसी व्यक्ति को वह पद मिलेगा और वह फिर आगे के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, हालांकि अगर
बात भारत के मुख्य न्यायाधीश की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की है। तो ऐसी स्थिति में सलाह जो होती है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से ली जाती है। हालांकि आज के समय में जो सिस्टम है वो यह है कि सीजेआई के साथ में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 4 और मोस्ट सीनियर जो जजेस होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़ा हुआ कोई फैसला लिया जाएगा। क्लियर बात है। और ये बात ध्यान रखना है कि यह फैसला बहुमत से नहीं होगा, मेजॉरिटी नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए भाई एक सर्वसम्मति का जजमेंट, यानी कि आप सब लोग स्वीकार करेंगे मामला, जब सब स्वीकार करेंगे तभी वह नाम आगे भेजा जाएगा और तभी नियुक्ति होगी। अगर आप में से कोई भी मना कर देता तो नाम को फिर रोक दिया जाता। तो सर्वसम्मति ध्यान रखना है, बहुमत को ध्यान नहीं रखना है यहाँ पर। क्लियर बात है। तो ये बात हो गई ट्रांसफर की। अब इस पूरी ही प्रक्रिया के पालन के बाद ही सरकार को यहाँ बताया गया था कि देखिए ट्रांसफर आपको 11 लोगों का करना है, लेकिन आपने कितना ट्रांसफर किया, सिर्फ 5, 6 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो नाम भेजा था उसमें से 8 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं पे, जिस वजह से यह सब मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने सारी बातें प्रस्तुत की। तो देखिए अभी वर्तमान स्थिति हमारे देश में क्या है कि 1 नवंबर के डाटा के अनुसार बताया गया कि पूरे भारत में जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठते हैं उनकी संख्या है 1114, लेकिन पद रिक्त हैं 332। अब पद कब ये भरे जाएंगे, जब अपॉइंटमेंट होगा तेजी से। और आज के समय में माना जाता है कि अभी भी लगभग हमारे हाई कोर्ट्स के 30% जो पोस्ट हैं जजेस के वो खाली हैं, जिसको फिलअप किए जाने की जरूरत है। बट अब जो रीजन है वो कौन बन गया है, बन गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मनचाही नियुक्तियां कर दे रहे हैं, और जिन लोगों को अगर आप भेजेंगे तो ये पद भरे जाएंगे, आप उनके लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिले चल रहा है और रीजन अब कोर्ट की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया गया। इसके साथ साथ अनेक बात कही गई। सबसे पहले तो इन्होंने कही कि आप पिक एंड चूज पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमने भेजे आपके पास में 5 नाम, आपने 5 लोगों का जो करियर था उसको एनालाइज किया कि किस मामले में किस किसने क्या क्या कहा था। आपको लगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा था, इसने अच्छा जजमेंट दिया, यह भी अच्छा था, इसने अच्छा जजमेंट दिया, हाँ इसका जजमेंट भी ठीक था, चलो तीनों को हम आगे भेज देते हैं। प्रमोशन करना है या ट्रांसफर करना है या अपने अधिकारों के क्षेत्र में किसी जगह पे पहुंचाना है अपने लाभ के लिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों को इसी वजह से अपॉइंट कर दिया गया एक खास जगह पे, और ये 2 लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि भाई हमें भी तो करो, लिस्ट में तो हमारा भी नाम था, हमारा नाम क्यों रोक दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पिक एंड चूज पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, यह आपका काम नहीं है। आपका काम इतना है कि कॉलेजियम का जो पैटर्न है अगर उसको फॉलो किया गया है, उसके बाद रिकमेंडेशन दिया गया है, तो सिर्फ आपको उस रिकमेंडेशन पे ध्यान देना है, और जितने लोग भेजे गए सबकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी न्यायाधीश के साथ राजनीतिक संबंधों को नहीं जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि कौन हमारे हितों के सोच सकता है, कौन किस मामले में फैसला पॉजिटिव देगा, कौन कहाँ नेगेटिव हो सकता है, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ यह सोचना है कि कॉलेजियम का पालन हुआ है, पूरी प्रक्रिया से नाम सजेस्ट किए गए, सिर्फ इनको आगे भेजना है और कुछ नहीं करना। राजनीतिक संबंध बीच में नहीं आने चाहिए। वहीं इन्होंने साथ साथ कहा कि सरकार को यह नहीं सोचना कि मेरे पक्ष में निर्णय आएगा या नहीं आएगा, इससे भी दूर रहना है। इसके अलावा सरकार को यह नहीं सोचना है कि न्यायाधीश के कर्तव्य क्या हैं। आपको सिर्फ उनकी नियुक्ति करनी है, वह व्यक्ति यह जानता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कैसा व्यवहार करना है, क्या जजमेंट देना है। हर एक चीज़ आप छोड़ दीजिए कि किसकी नियुक्ति कहाँ होनी चाहिए, किसको कहाँ रहना चाहिए, ये मतलब नहीं है। इसके साथ साथ ही उनको किस चैम्बर में बिठाया जाना है, कौन सा कोर्ट रूम देना है, यह सब फैसले भी आप नहीं करेंगे। सिर्फ नियुक्ति तक का ही दायित्व आपका है, आप उनको अपॉइंट कीजिए। वह अपने अधिकारों से परिचित हैं, अपने दायित्वों से परिचित हैं, अपने कार्यों से परिचित हैं, हर एक काम न्यायाधीश कर सकते हैं। यह सब चीज़ें सरकार को नहीं सोचनी, सरकार इन सबसे दूर रहे और पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के बिना कोई भावी परिणाम सोचे आपको यह सब नियुक्तियां कर देनी है। यह सब बातें इन्होंने बताई, और इस सब के बीच इन्होंने यह भी क्लियर किया कि सरकार वरिष्ठता के नियम को प्राथमिकता देते हुए ही सारे काम करे, जो कि जरूरी है। क्लियर है बात सारी। तो यह निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ साथ ही अगर कभी भी ऐसा होता है, जैसे कि आपको मैं बताया कि अच्छे खासे पोस्ट खाली हैं अभी भी हाई कोर्ट्स के अंदर, तो अगर डिले होगा तो क्या क्या समस्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने पिक एंड चूज का फॉलो किया, तो इससे वरिष्ठता क्रम बहुत अधिक प्रभावित होगा। वहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जिस जज को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलना चाहिए, वो इंसान वेट करता है, फिर वेट करने में जब उसको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो वह अपना नाम भी प्रमोशन से या ट्रांसफर से वापस ले लेता है।
कार्यकुशलता प्रभावित होती है, क्योंकि जब प्रॉपर जज ही नहीं होंगे हाई कोर्ट में तो फैसले कौन सुनाएगा, लोगों की सुनवाई कौन करेगा। तो ज़रूरी है कि लोग वहाँ पहुँचे। इसके साथ साथ ही अगर लोग नहीं पहुँचेंगे, यानी कि जजेस नहीं पहुँचेंगे, तो उस स्थिति में जो हमारे पास लंबित मामले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आज के समय में भी एक अच्छा खासा बर्डन हमारी न्यायपालिका के ऊपर है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो सरकार के लिए यह सब बातें जो मैंने आपको अभी बताई, सब कुछ सजेस्ट कर दिया गया है कि ठीक है जी, आपको इन हर एक चीज़ों पे ध्यान देना है और निष्पक्षता से सब पालन करना है। क्लियर है बात सारी की सारी? जितना भी मुद्दा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, यह आपके मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कभी निबंध के रूप में पूछ ले या फिर जीएस2 में पूछ ले, तो आप ये बातें लिख सकते हैं, जुडिशरी के अंदर रिलेट कर सकते हैं यदि आपके क्वेश्चन के अंदर यह सब चीज़ें आ रही हैं तो। हालांकि शुरुआत में जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया था बहुत ही सरल था, तो आपको जल्दी से अब इसका आंसर कमेंट कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इतना क्लियर है आप लोग को? तो उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, सारी बातें अच्छी लगी होंगी और देश की व्यवस्था से आपकी जागरूकता भी बढ़ी होगी। हालांकि इस प्रश्न का आंसर भी आपको चाहिए होगा, तो देखिए प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, बताइए कैसा है। हालांकि वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।